नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूसीपी सतना पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनआरए और सीईटी के बारे में। सबसे बड़ा सवाल है ये, या ये कहें कि बहुत हल्ला मचा हुआ है इस नाम को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। आपको मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ की पॉइंट्स मेंशन करके रखे हैं। सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर सीईटी है क्या, ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एनआरए क्या है, ये क्या काम करने वाली संस्था होने जा रही है। ठीक है, हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एनआरए को मंजूरी दे दी है, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है, जिसके चलते ये चीज क्या है, हाईलाइट में आई है। पहले भी इसके विषय में चर्चा होती रही है, लेकिन अब इसको मूर्त रूप देने की चर्चा हो रही है। ठीक है ना, जो 2021 या 22 तक, ठीक है ना, ये टेंटेटिव ईयर्स हैं कि सीईटी क्या हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट्स पे। ठीक है ना, यहां देख लीजिए, यहां लिखा गया है एनआरए का पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, सब की पॉइंट्स अच्छे से समझिएगा ताकि आप दूसरों को आराम से बता पाएं कि ये चीज है क्या। बहुत सरलतम भाषा में समझिए। यहां एनआरए का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ये काम क्या करने वाली है आगे चलकर, ये एक परीक्षा कंडक्ट कराएगी जिसका नाम है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। तो देखिए, समझिएगा, अभी तक आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ था, ठीक, सबसे पहले ये समझ लो भाई कि केंद्र सरकार में किस पदों के लिए ये सीईटी लॉन्च हो रही है। तो कौन कौन से पदों के लिए, नॉन गजेटेड, ठीक है ना, ग्रुप बी और सी या डी भी कह सकते हैं आगे चलकर, क्लास 1 ऑफिसर के लिए नहीं है, मतलब आपको नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए है। ठीक, अब समझ लो ये सीईटी क्यों बनाई जा रही है। देखो, अभी तक जो हम एग्जाम दे रहे थे उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। देखिए, जैसे शुरुआत में एनआरए बनाने के लिए एक जो प्रस्ताव वो हुआ है, मतलब जिस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, उसके अंतर्गत ये सुझाव दिया गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, सिंपल सा। देखिए, वर्तमान में 20 भर्ती बोर्ड हैं, ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए पदों की क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। अब उन जो 20 संस्थाएं चल रही हैं, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कहें उनको, वो संस्थाएं किसके अंतर्गत रख दी जाएंगी, लाके एनआरए के अधीन कर दी जाएंगी। आ रही बात समझ में। शुरुआत में सबसे 3 प्रमुख संस्थाएं जो हैं यहां लिखी गई हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी हो गया, फिर हो गया कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हो गया, ठीक, आईबीपीएस संस्था हो गई जो एग्जाम कंडक्ट कराती है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है। शुरुआत में इन 3 संस्थाओं को क्या किया गया है, इसके अंदर मर्ज किया गया है। अब समझ लीजिए, मर्ज करने के बाद क्या होगा, मतलब इन सभी एग्जामों की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा। मतलब इनके लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीईटी। सीईटी जो है वो 1 साल में 2 बार आयोजित होगी परीक्षा, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो साल में 2 बार आयोजित होगा। अब 2 बार आयोजित होगा तो जो इसको क्वालिफाई करेगा वो क्या कर ले जाएगा भाई, उसको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, एक पन्ना या पेज या प्रमाण पत्र कह लो, वो आपको मिल जाएगा कि लो इसको रख लो, आप पास कर गए हो। अब पास करने में आपको सुविधा क्या है, जो स्कोर कार्ड है वो कितने वर्षों के लिए वैलिड हो गया भाई, 3 वर्षों के लिए वैलिड माना जाएगा। अब समझ लो मोटा मोटा इसका हिसाब किताब शुद्ध हिंदी में, 3 वर्षों के लिए मान्य होने का मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे एसएससी से संबंधित एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जीडी इससे संबंधित एग्जाम हो, इसके लिए आपको क्या है, सीईटी अगर आपने क्वालिफाई कर ली है, आपको 3 साल का वो कार्ड मिल गया है। इसका मतलब ये है कि अगले 3 साल तक जब से आपने क्वालिफाई किया है, ठीक, अब आप क्या दोगे, इन सभी एग्जामों के प्रीलिम्स को देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। आ गई बात समझ में। मतलब आगामी जब आप क्वालिफाई कर ले जाओगे किसको, सीईटी एग्जाम को, साल में 2 बार होना है, आपको मैंने बता दिया है, ठीक, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको अगले 3 वर्ष तक किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स से मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपको क्या है, आधार क्या है, मतलब प्रीलिम्स ही कह लो, प्रारंभिक परीक्षा का आधार क्या बन गया है, सीईटी बन गया है। चाहे बैंकिंग की तैयारी कर लो, चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, चाहे किसी की तैयारी कर लो, इतने सारे एग्जाम लिखे गए हैं जो ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। इन सभी एग्जामों के लिए और भी बहुत सारे एग्जाम है जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, सभी एग्जामों के लिए अब आप क्या देना पड़ेगा, सारे अलग अलग परीक्षाओं के फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक एग्जाम होगा,
ठीक, कौन सा एग्जाम होगा? सीईटी। इसको क्वालिफाई कर लोगे तो अगले 3 साल तक किसकी झंझट से बच जाओगे? प्रीलिम्स के झंझट से। मतलब प्री नहीं देना पड़ेगा बार बार। पता चला एसएससी का प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, ठीक, और फिर इधर आ गए एएलपी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, ठीक। अलग अलग मतलब एक चीज क्वालिफाई हो रही, दूसरी चीज नहीं क्वालिफाई हो रही है, तो मतलब हमारा क्या है? समय वेस्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा? अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर दी तो अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट था वो भी सीईटी दे रहा है, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो भी सीईटी देने वाला है, और जो ये रेलवे से संबंधित एग्जाम है वो भी सीईटी दे रहा है। सभी लड़के कॉमन दे रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं जिसका नाम है सीईटी। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है तो अगर सीजीएल का टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 वर्तमान में होता आ रहा है, आप देख रहे हो 3 टायर में पेपर होते हैं, तो मतलब जब भी सीजीएल के लिए आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है तो आगामी 3 वर्षों तक, जब आप सीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं, आगामी 3 वर्षों तक आपको टायर 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा। आ गया समझ में? टायर 1 ही क्या बन गया है? सीईटी बन गया है। समझ रहे हो? अब आप डायरेक्ट क्या दोगे अगले 3 साल तक? जब भी ये पेपर होंगे तो आप मेंस में बैठोगे डायरेक्ट, और मेंस की जो परीक्षा होगी यही इंडिविजुअल जो बॉडी है यही एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। मतलब इन सभी एग्जामों के प्रीलिम्स एग्जाम का नाम ही क्या हो चुका है? शुद्ध हिंदी में सीईटी। आ गया समझ में? क्लियर हो गई बात? मतलब हमको सभी एग्जामों का अलग अलग प्रीलिम्स का फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना होगा? सीईटी देना होगा, और क्वालिफाई करने के बाद स्कोर कार्ड रख लेना है और हम दिखा देंगे ये लो हम सीईटी क्वालिफाई हैं, हम डायरेक्ट बैठेंगे मेंस में, ठीक। और आपको वही आधार बनेगा आगे जो भी आपका टायर 2 या टायर 3 होगा। मतलब सबसे बड़ी बात आ गया समझ में? दिमाग में बैठा लो। सबसे बड़ी खुशखबरी भी है कुछ लोगों के लिए कि आपको बार बार हर एग्जाम का प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा। एक ही बार में कितने साल के लिए एलिजिबल हो गए? 3 साल के लिए। मतलब एक तो टेंशन खत्म सीईटी की। आ गया समझ में? आप किसकी तैयारी करने में लग जाओ? मेंस की। अगर मेंस का एग्जाम होता है किसी पेपर में तो आ रही है बात समझ में? इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत आराम से समझा रहा हूं। तो सीईटी का एक केस तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो सीईटी का आयोजन अलग अलग शैक्षणिक मापदंडों पर होगा। अलग अलग शैक्षणिक मतलब देखो कुछ लोग होते हैं जो 10वीं पास एग्जाम की तैयारी करते हैं, 10th पास बहुत से एग्जाम आते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ लोग 12th पास एग्जामों की तैयारी करते हैं। बहुत से पद होते हैं जो 12th पास, जैसे सीएचएसएल उठा लो, आगे समझ में। और फिर कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पद के लिए होते हैं बहुत सारे, जैसे एएलपी हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम क्या है? ग्रेजुएट के लिए हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो देखो सीईटी तो होगा, लेकिन 10वीं वाले के लिए अलग सीईटी आयोजित होगा साल में, 12वीं वाले के लिए अलग सीईटी आयोजित होगा साल में, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कॉमन अलग होगा। आ गया समझ में? मतलब सीईटी भी 3 तरह से हो गई। 10वीं वालों के लिए अलग सीईटी होगी, 12वीं वालों के लिए अलग सीईटी होगी, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग सीईटी होगी। चीजें क्लियर हो रही हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात है। चीजें क्लियर हो रही है ना? अब देखो ये सब के लिए अलग अलग है। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट जो है, हर तरह के स्टूडेंट यहां पाए जा रहे हैं। आ गए समझ में? मतलब कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, वो अच्छे पदों के लिए जाना चाहते हैं, जैसे क्लास बी कह लें, बी ग्रुप, सी ग्रुप, बहुत से अच्छे वैकेंसीज होती हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, रेलवे की, ठीक है ना। तो वो क्या है, बहुत वीआईपी पोस्ट तो है नहीं, तो क्या होता है उसमें क्या है, शैक्षणिक योग्यता थोड़ा सा कम मांगता है। आ गया समझ में? तो शैक्षणिक योग्यता कम मांगेगा तो आपको इसकी सीईटी में बैठने की जरूरत नहीं है, आप इसी के लेवल वाली सीईटी में बैठो। चीजें क्लियर हो रही हैं? तो सीईटी भी कितने तरह से बट जाएगी? 3 तरह से, 10वीं पास के लिए अलग, 12वीं पास के लिए अलग, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग। इतनी चीजें क्लियर हो गई? आ रही है बात समझ में? अब देखिए अभी जो हमारा पृष्ठभूमि चल रहा था, देखिए एनआरए का उद्देश्य समझ लीजिए, क्यों बनाया जा रहा है। सबसे बड़े की पॉइंट समझिए। देखिए अभी तक ये सारे एग्जाम में हमारा स्टूडेंट क्या करता था, फीस बर्बाद करता था, ठीक। अगर वो क्या कहते हैं, जैसे एएलपी का पद आ गया, रेलवे वालों ने भर्ती जारी कर दी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जारी कर दिया किसका नोटिफिकेशन, एएलपी का। एसएससी वालों ने उसी समय जारी कर दिया, साल भर में तो इनके एग्जाम चलते ही रहते हैं। सीएचएसएल का पेपर आ गया, यहां से क्लर्क का आ गया, मान लो एसबीआई क्लर्क आ गया, किसी का भी आ गया, कोई सी बैंक एग्जाम का क्लर्क का पेपर आ गया, तो लड़का क्या कर देता है, तीनों में भरने चला जाता है, यार ये निकलेगा नहीं तो ये तो निकल ही जाएगा, नहीं तो फिर तीसरा एग्जाम तो है ही है। सब में क्या करता था, वो फॉर्म अप्लाई करता था।
आ रही है बात समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग फीस, इसके लिए कोई 600 700 जो भी फीस होती हो, इसके लिए 150 दे रहे हैं, इसके लिए 500 550 अलग दे रहे हैं। तो सोचो कितना फीस वेस्ट होता था एक साल में। तो बस उसी चीज को क्या करने के लिए, स्टूडेंट को सहूलियत देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है, एनआरए का प्लान बनाया है। इसने क्या कर दिया कि इन सभी एग्जामों को अब आप क्या करेंगे, इनको नहीं भरना है फॉर्म वॉर्म, आपको जब भी क्या होगा भर्ती आयोजित होगी तो सीईटी क्वालिफाई कर लेना है बस। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद ये सभी एग्जाम जो हो रहे हैं इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो सीईटी क्वालिफाई किया है। सीईटी क्वालिफाई किया हुआ लड़का डायरेक्ट मेंस एग्जाम में बैठेगा संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के। आ गया समझ में, मेंस एग्जाम में बैठोगे भाई, अगले 3 साल तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। दूसरा, इस तरह की परीक्षा प्रणाली में नुकसान क्या होता था, नुकसान बताने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान क्या होता था भाई, देख ही रहे हो आज तक एनटीपीसी तुम्हारा नहीं हुआ, देख ही रहे हो ग्रुप डी आयोजित नहीं हो पाया, ठीक। एसएससी के सीजीएल में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, सीएचएसएल में बहुत सारे करप्शन के मामले सुनने मिल रहे हैं, हमारे स्टूडेंट दिल्ली में धरना दे रहे हैं। ये सब इसी ढांचे के कारण हो रहा है। आ रहा समझ में, लड़के की फीस बस वेस्ट हो रही है और टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत से लड़के ओवर एज हुए जा रहे हैं। तो ये सारे नुकसान हैं भाई। भ्रष्टाचार लिख दिया, अनियमितता लिख दिया, कई केसेस में तो नकल भी सुनने को मिल जाती है कि एग्जाम हॉल में नकल भी हो गई, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज फायदा जरूर रहता था स्टूडेंट को, जो एसएससी की तैयारी करता था स्टूडेंट, वो स्पेसिफिक क्या करता था, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पढ़ के निकल जा रहा था, ठीक। और उसमें जो दूसरे सेक्शन में आ जाएं, अगर बैंकिंग सेक्टर में, तो लड़का क्या करता था, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो अपना एक प्रॉपर फिक्स सिलेबस पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करता था, ठीक। एसएससी वाला इधर फोकस नहीं करता था क्योंकि जानता था कि हमारा मोटिव यही है, और जो बैंकिंग सेक्टर वाला है वो बाकी किसी फोकस नहीं करता था, उसका टारगेट यह रहता था कि हमारे निश्चित समय मापदंड पे हम अपना क्वेश्चन हल करके निकल जाएं। उनके क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कुछ दूसरा होता था। लेकिन ये दोनों आपको मैंने फायदे नुकसान अभी जो चल रही स्थितियां उसका बताया, लेकिन जब ये बना है, देखो इन तीनों को बाउंस करके किसके अंदर रख दिया गया, एनआरए के अंदर रख दिया गया है। तो क्या होगा भाई, इसके फायदे और नुकसान समझ लीजिए। फायदा, फीस में बचत, दूसरा समय में बचत, तीसरा आवागमन में आसानी, मतलब जैसे ही एनआरए क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, हर मतलब जिले में कम से कम एक सेंटर बनाया जाएगा जहां एग्जाम हो सके। अभी भी बहुत से ऐसे जिले हैं जहां एग्जाम नहीं होता, ठीक, जहां ऑनलाइन एग्जाम लेने की सुविधा ही नहीं है, उनको अलग अलग सेंटरों में भेजा जाता है, अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो क्या होगा, इसके अंदर जो बजट रखा गया है, मतलब ये कहा जाए हमारे हिसाब से 2000 करोड़ के आसपास इसमें क्या है, खर्च करने का प्रावधान है। देख लीजिएगा, मुझे डेटा स्पेसिफिक उसका याद नहीं है, पैसे नहीं देखे मैंने कि आखिर कितना बजट बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर की ही बात है, इसको दिया जाएगा। ये अगले 3 साल के लिए क्या करेगी, ये संस्था क्या करेगी, सिस्टम सुधारेगी। मतलब आपको क्या होगा, ऑनलाइन जो चीजें हैं वो और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। कम से कम एक सेंटर क्या होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में कंपलसरी होगा कि ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आ गया समझ में। अभी बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ये सुविधाएं नहीं होती थी, तो ढांचे को भी सुधारा जाएगा। दूसरा फायदे तो आपको समझ में आ गए, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा, एक एग्जाम देना होगा, इन झंझटों में नहीं फंसना है, इसके लिए अलग फॉर्म, इसके लिए अलग फॉर्म, इसके लिए अलग फॉर्म, ये सब पंचायत ना करके हम क्या करेंगे, केवल सीईटी देंगे, वही आधार बनेगा आगे के लिए। आगे समझ में। अब देख लो, फायदे तो समझ में आ गए, नुकसान कुछ महत्वपूर्ण विद्यार्थियों को इसको समझना चाहिए कि नुकसान क्या होने वाला है। देखो अभी क्या है, सीईटी का सिलेबस निर्धारित नहीं है, पूर्णांक निर्धारित नहीं किया उन्होंने कि कितने अंकों की सीईटी होने वाली है, ये आगे चलकर क्लियर होगा। जैसे ही क्लियर होगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आप ये समझो केवल कि जब सिलेबस निर्धारित नहीं है और ये चीजें मर्ज होके इसके अंतर्गत आ रही हैं, और ये जो तैयारी कर रहे थे लड़के आरआरबी से संबंधित एग्जामों की, एसएससी संबंधित एग्जामों की, आईबीपीएस से संबंधित एग्जामों की, तो वो क्या करेंगे, अब सभी लोग एक ही एग्जाम देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेबस एसएससी वाला पढ़ेगा वही सिलेबस आईबीपीएस वाला पढ़ेगा, वही सिलेबस आरआरबी वाला पढ़ेगा। आगे समझ में। वो रेलवे वाला जो सिलेबस पढ़ रहा है, एसएससी से संबंधित एग्जामों के लिए जो सिलेबस स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सिलेबस जो पढ़ रहा है लड़का, अब वो क्या करेंगे, वो तीनों एक कंबाइंड सिलेबस में बंध जाएंगे। बंधने का मतलब समझ रहे हो ना, कि बैंकिंग वालों को अब बैंकिंग के अलावा भी, क्योंकि चीजें देखो सिस्टम जब 3 लोगों का मिक्स हो रहा है तो सिलेबस ऑब्वियस सी बात है मिक्स करेगा। सीईटी थोड़ा सा टफ पड़ जाएगी, इन लोगों को उससे संबंधित चीजें जाननी होंगी। और मतलब देखो जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड रहते थे वो जीएस पोर्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करते थे,
वो स्टैटिक जी के पढ़ के अपना काम चला ले जा रहे थे, लेकिन अब उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। और जो ये इंग्लिश से बच रहे थे कुछ लोग रेलवे वाले, वो इंग्लिश भी देंगे, तो कॉमन सिलेबस डिसाइड किया जाएगा, वो आगे चल के पता चलेगा। तो कॉमन सिलेबस डिसाइड होने से बहुत से फायदे हैं कुछ स्टूडेंट को, और उन स्टूडेंटों को थोड़ा सा घाटा लगेगा जो केवल स्पेसिफिक अपना लेकर चल रहे थे टारगेट। अब किसी का टारगेट स्पेसिफिक तो रहेगा, लेकिन सिलेबस क्या है, एक कंबाइन हो जाएगा, सीधे सीधे ये कहा जाए। कॉमन सिलेबस आपको पढ़ना होगा सीईटी के लिए। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? कुछ नहीं, 4 शब्दों में ये बात क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहला सबसे महत्वपूर्ण, एनआरए का फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या करने वाली है, ये भारत में वर्तमान में चल रही 20 एजेंसियों को अपने अंदर समाहित कर लेगी। वो 20 एजेंसी जो जो पेपर कंडक्ट करवाती थी, उनमें से प्रीलिम्स का जो स्टेज हुआ करता था, उस स्टेज को अब हटाकर क्या नाम दे दिया गया है, यहाँ सीईटी नाम दे दिया गया। मतलब वो सारे एग्जाम जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते थे उस सब परीक्षा संबंधित, वो किसके लिए हो जाएंगे, अब सीईटी 2, और उन सारे एग्जामों का प्रीलिमिनरी स्टेज 3 सालों तक के लिए आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, किसका, सीईटी का सर्टिफिकेट है। 3 सालों तक आपको किसी का प्रीलिम्स देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रीलिम्स ही क्या हो चुका है, सीईटी बन चुका है, शुद्ध हिंदी में। आ गया समझ में? ज्यादा हमको जानकारी जुटाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मुद्दा है, आप केवल चीजें समझ जाओ। सीईटी क्लियर हो गया। दूसरा यहां लिखा हुआ है, देखो जहां जानकारी तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र कहीं नहीं है, यहां क्या है, केवल सेंट्रल के लिए है ये चीजें। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी ये अधिकार दिया जाएगा कि अगर उसके पास समय का अभाव है, पैसे या थोड़ा सा बजट की शॉर्टेज है, तो वो अपने सारे प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए किसको आधार मान सकती है, सीईटी पास लड़कों को मान सकती है। आगे समझिए, मतलब थोड़ी देर के लिए जो पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अपना चल रहा है, व्यापम, आगे समझिए, बंद हो चुकी बॉडी है, तो ये क्या कह सकती है जाके एनआरए में कि भाई हमारा भी एग्जाम आप ही कंडक्ट करवा लो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो एनआरए क्या करेगी, ठीक, जो लड़का सीईटी क्वालिफाई होगा वो क्या कर देगा, वो कहां अप्लाई कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामों में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि स्टेट ने स्टेट को अधिकार था कि वो क्या कर सके, सीईटी क्वालिफाई लड़कों को क्या है, एग्जाम दिलवा सके अपने यहां। आ गया समझने? मतलब वो लड़के भी एक विशेष स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम प्रीलिम्स नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या क्वालिफाई कर चुके हैं, पहले से सीईटी दे चुके हैं। मतलब राज्य सरकार ने अगर सोचा कि हमको बार बार प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना है, एक विशेष स्थिति में मैं अपना जिम्मेदारी किसको दे दूं, एनआरए को दे दूं कि ये एजेंसी जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, ये मेरे स्टेट का प्रीलिम्स का सीईटी के आधार पर ही मूल्यांकन करवा दे, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मैं अगर राज्य सरकार हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, अपने स्टेट की जो एजेंसी है पेपर ले रही है, वह केवल मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। मतलब प्रीलिम्स आप किसके आधार पर पास कर ले जाओगे, सीईटी के आधार पर पास कर ले जाओगे। आ गया समझ में? स्टेट का कोई भी, ठीक। और मेंस के लिए समझ लेना, बार बार बोल रहा हूं, ये केवल प्रीलिम्स के लिए है। आगे समझ में? मतलब प्राथमिक स्तर या प्राइमरी, मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए क्या करना होगा, केवल सीईटी। फिर यहां से इसका रोल समाप्त हो जाएगा, रोल चलेगा मेंस के लिए। आपको ये जो स्पेसिफिक बॉडी है वही एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। चीजें समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? मतलब टायर 2 तो एसएससी ही लेगा भाई आपका, ठीक, लेकिन टायर 1 क्या है, अब सीईटी है। सारे लड़के जो हैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सीईटी क्वालिफाई करने के बाद अगले 3 साल तक प्रीलिम्स के झंझट से समाप्त रहेंगे, ठीक। वो क्या रहेंगे भाई, केवल टायर 2 डायरेक्ट देते रहेंगे। अगर साल में 4 बार वैकेंसी आई सीजीएल की, तो आप क्या करेंगे, चारों बार मेंस में बैठोगे, आपको प्री के झंझट में नहीं पड़ेंगे आप। आगे समझे क्यों नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास सीईटी का प्रमाण पत्र है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है भाई। ये आप मानो या ना मानो, ये चीजें क्या हैं, आगामी समय में बहुत बेहतर रूप लेने वाली हैं। इससे समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी, और ये जो अनियमितताएं चल रही थी इनमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा, ठीक। फिलहाल 3 बॉडीज को इसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा। कौन कौन सी थी भाई, आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। शुरुआत में 3 है, ट्रायल स्टेज में किन को रखा जाएगा, 3 स्टेज में, मतलब 3 को रखा जाएगा। फिर इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? मतलब अब केवल सीईटी क्वालिफाई करो,
ठीक, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो सेंटर की नौकरी पाना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे भाई, वो केवल सीईटी देखो भाई। ठीक, सीईटी जैसे ही देख लिए तुम तो ये सारे एग्जाम तुमको देख ही रहे हैं कि आओ मेरा टायर 2 दे दो, बस आ गया समझ में। सीईटी क्वालिफाई करो और 3 साल तक सारे एग्जामों के किससे बच जाओ, प्रीलिम्स के झंझट से बच जाओ। आ गया समझ में, सबसे बड़ा फायदा ये है। नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको एक कंबाइंड सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कॉमन सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जो इन तीनों को मिक्स करके निर्धारित होगा। अभी उसकी न्यूज नहीं आई है, जैसे ही न्यूज आएगी सिलेबस की कि आखिर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, क्या क्या टॉपिक होंगे। ठीक, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे स्टूडेंट का कि क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कितना पूर्णांक होगा। ठीक, ये सारी बातें आपको आगे चलकर पता चलेंगी। फिलहाल ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, लेकिन आगे चलकर बिल्कुल इंप्लीमेंट होंगी, क्योंकि मंजूरी तो मिल ही रही है। आगे समझ में, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो बस एनआरए और सीईटी यही है कि लड़कों को इन सारे बोझ से बचाना और एक कॉमन एग्जाम के लिए अप्लाई करवाना फॉर्म। तो शुद्ध हिंदी में मैं इसका नाम देता हूं, एक देश में एक परीक्षा और एक शुल्क के साथ। ठीक, ये कैसी परीक्षा होगी, केवल मतलब ये प्रीलिम्स लेवल की होगी। ठीक, आगे समझ में, मतलब इन सभी एग्जामों की, ये जो लिखे गए हैं आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस के एग्जामों की, जो भी ये बॉडी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, ठीक है, ये संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं, तो इन सभी एग्जामों के लिए अलग अलग से फॉर्म नहीं पड़ेंगे। अब फॉर्म क्या होगा, एक कॉमन होगा जो सीईटी से होगा। आगे समझ, जो सीईटी क्वालिफाई करेगा लड़का हमारा, वो क्या होगा, इन सब के टायर 2 में बैठ सकता है। आ गई बात समझ में। ठीक, रेलवे में भर्ती निकलेगी, कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू भी भर्ती निकलेगी, भर्ती निकलेंगी उसी प्रकार से, लेकिन उन भर्तियों में सबसे पहले प्राथमिकता किस स्टूडेंट को रहेगी, सीईटी क्वालिफाई। सीईटी क्वालिफाई हो तब आप डायरेक्ट कहां बैठोगे, इन सभी एग्जामों के टायर 2 में बैठोगे। आगे समझ में, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो आप हमको ये बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी समझ में आई या नहीं आई, आपको मेरी भाषा थोड़ा क्लिष्ट तो नहीं लगी, ओवरऑल आपने एक जनरल आइडिया दिमाग में बैठा लिया कि सब कुछ मिक्सअप होके एक बॉडी के रूप में बनेगा। आ गया समझ में। तो एक देश, एक फीस और एक कॉमन एग्जाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। कौन सी पोस्ट है भाई, नॉन गजेटेड पोस्ट, ग्रुप बी और सी, आगे समझ में डी भी कह सकते हैं उसके आगे। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो बस यहीं तक हमारी जानकारी थी। तो यही है एनआरए, ठीक, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सा एग्जाम लेगी आगे चलकर, अब ये सीईटी। और सीईटी जैसे ही आएगा तो भौसा खाता जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा समाप्त। आ रही बात समझ में। ईमानदारी से तैयारी करेंगे और सीधे अपना सीईटी क्वालिफाई करके 3 साल के लिए चिंता मुक्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, आपके मन में एक डाउट होगा क्या कि सर मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई भी मान लो 100 अंकों की सीईटी होती है, मान लो 100 अंकों की सीईटी होती है, तो मैंने 80 नंबर पाए और सामने वाले ने 95 नंबर पाए, तो क्या मुझे मौका नहीं मिलेगा? क्वालिफाई तो हम दोनों कर ले गए, मतलब जो एक 85 वाला भी क्वालिफाई कर ले गया, एक 95 वाला भी क्वालिफाई कर लिया गया, ठीक। लेकिन आपके मन में सवाल होगा, सर अगर मैं रिजल्ट सुधारना चाहूं सीईटी का, तो क्या मैं सुधार सकता हूं? क्या मैं भी 95 या 100 में 100 ला सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट सुधारने के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप अगले सीईटी में बैठ सकते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। और सीईटी कितने तरह की हैं? 3 तरह की हैं, 10वीं के लिए अलग, 12वीं के लिए अलग और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग। तो आपको मैं मान के चलता हूं कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। बस ध्यान रखिएगा कि ये अब आपको क्या है, तैयारी थोड़ा सा एडवांस तरीके से करनी पड़ेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। क्या यह चीजें परिवर्तनकारी रूप ले सकती हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते? अपने विचार कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे बात समझ में, मैं भी देखूं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस संबंधित जो भी रिसेंटली मुद्दे चल रहे हैं उस पर, क्योंकि आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, तो आपकी भी पृष्ठभूमि क्लियर होनी जरूरी है कि इस पर आप क्या विचार रखते हो, ठीक। तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। हर एक स्टूडेंट जो वीडियो देख रहा है, अगर बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।